Good morning everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने फाइनली यहाँ पे ऐलान कर दिया है कि कल यानी कि 1 अगस्त से भारत के ऊपर 25% टैरिफ और पेनल्टी लगने जा रही है। अब दोस्तों इससे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करेंगे वो एक्सपोर्ट अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल जाएंगे। तो यूएस मार्केट के अंदर उनकी डिमांड कम हो जाएगी एंड जिस वजह से भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, जिस वजह से हो सकता है कि भारत में कई सारी नौकरियां भी जाएं। अब दोस्तों भारत इसके साथ कैसे डील करता है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चुनौती होगी एंड लेट अस सी हमारी सरकार उसको कैसे हैंडल करती है। अब यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि भारत जो है ना, एक तो वो रशिया से सामान खरीद रहा है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एनर्जी, मिलिट्री इक्विपमेंट हो गया। इसके अलावा भारत बहुत हैवी टैरिफ लगाता है। जैसे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि भाई भारत इंडिया का मतलब भारत और यूएस से दोस्त हैं, पर अगर हम बात करें ना टैरिफ के कॉन्टेक्स्ट में तो भारत यूएस के प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत बड़ा टैरिफ लगाता है। अब उस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि भारत के ऊपर वो टैरिफ यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। हमारी सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने यहाँ पे ये बोला है कि वो स्टडी करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लगाने जा रहे हैं कल से, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा एंड फिर अकॉर्डिंगली हम एक प्रॉपर रिस्पॉन्स उस कॉन्टेक्स्ट में करेंगे कि किस तरह से भारत के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट इसका ना आए। तो फ्यूचर में पता लगेगा कि इसका इम्पैक्ट कितना रहता है, कम रहता है, ज़्यादा रहता है, क्या सरकार कुछ आपस में नेगोशिएट कर पाती है, नहीं कर पाती। दैट इज समथिंग दैट विल सी इन द फ्यूचर। दोस्तों डेट है आज की 31 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को सी सेट में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो दोस्तों एक सी सेट का कंप्लीट बैच जो है यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इस बैच के अंतर्गत हर एक चीज़ सी सेट की, चाहे वो आपका क्वांट है, रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, वो सारे पोर्शंस मैं आपको यहाँ पे साथ कवर करवाऊंगा। प्लस लेक्चर्स के अलावा आपको यहाँ पे डीपीपीस प्रैक्टिस के लिए, उसके अलावा इसका आपका सेक्शनल टेस्ट, आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड आपके डाउट सेशन, हर एक चीज़ यहाँ पे रहेगी। दोस्तों ये वही बैच है जिसके अंदर लास्ट ईयर बहुत सारे टॉपर्स यहाँ से निकले थे एंड मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग भी यहाँ पर इसी तरह से सी सेट को भी क्लियर करेंगे एंड अपने एग्जाम को भी क्लियर करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। दिस पर्टिकुलर बैच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर सी सेट प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस बैच का लिंक दिया हुआ है, तो वहां पर जाकर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आपने टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है निसार सैटेलाइट के कॉन्टेक्स्ट में। ये जो वर्ड है ना निसार, इसका मीनिंग पता क्या है? इसका मीनिंग है यहाँ पे नासा प्लस इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। दरअसल में कल शाम को 5:40 पर इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अब समझते हैं कि आखिर ये निसार है क्या। देखो एक चीज आप अंडरस्टैंड करना, इसको लॉन्च कहाँ से किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से, और यहाँ पे हमने जो रॉकेट का इस्तेमाल किया वो था GSLV Mark 2। अब एक्चुअली आप नोटिस करिएगा कि नासा और इसरो ये पिछले 15 साल से इसके ऊपर काम कर रहे थे, राइट। ये जो आपका निसार सैटेलाइट आपको देखने को मिल जाएगा, और ये पहली ऐसी सैटेलाइट है जो नासा और इसरो ने साथ मिलकर यहाँ पर बनाई है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग पता क्यों हो जाती है? क्योंकि ये सैटेलाइट के दो हिस्से आपको देखने को मिल जाएंगे। एक है आपका एल बैंड और एक है आपका एस बैंड। एल बैंड का मतलब क्या है? एल वर्ड आया है आपका लॉन्ग से, एस वर्ड आया है आपका यहाँ पे शॉर्ट से। तो एक्चुअल में आप नोटिस कर पाओगे जो एल बैंड है ना वो इस्तेमाल करेगा किसका? वो लॉन्ग वेवलेंथ का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, आपकी जो लॉन्ग वेवलेंथ माइक्रोवेव्स होती हैं। एस बैंड इस्तेमाल करेगा आपके शॉर्टर वेवलेंथ का। अब फायदा पता क्या है? ये जो सैटेलाइट होगी, इस सैटेलाइट में जो एल बैंड है जो लॉन्ग वेवलेंथ वाला है, उससे पता क्या हो पाएगा? हमारी जो वेजिटेशन है, हमारी मिट्टी है, हमारी सॉइल है, आइस वगैरह हो गया, राइट, तो उनको मैप करने के अंदर बहुत शानदार काम होगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, जैसे मान लो किसी जगह के ऊपर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, तो भाई पेड़ों के नीचे क्या है वो सारी चीजें भी देख पाएगा।
बायोमास को भी मेजर कर पाएगा आपका ये जो एल बैंड है। सर फिर जो एस बैंड है शॉर्ट बैंड, ये किस में मदद करेगा? देखो यहाँ पर ये एस बैंड जो होगा ये आपका वेदर मॉनिटरिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, प्लस एट द सेम टाइम जहां जहां पे कहाँ पे क्रॉप है, उसकी कौन सी स्टेज चल रही है, कैनोपी स्ट्रक्चर क्या है, वाटर बॉडीज किस तरह की हैं, वो सारी चीजें एस बैंड यहाँ पे कर पाएगा। अब जो एल बैंड बनाया है ये बनाया है नासा के द्वारा यानी कि यूएसए के द्वारा, और जो एस बैंड है ये इसरो ने बनाया है। तो दोनों देशों ने साथ मिलकर काम किया है। अब नोटिस करो ये सैटेलाइट भी साथ में ही काम करेगी, एल बैंड और एस बैंड ये दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। तो एक जगह की कंप्लीट पिक्चर हमें दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें देखने को मिल जाएगी। अब आप में से कुछ बात लोग सोच रहे होंगे सर बाकी तो सब समझ आ गया, ये SAR जो आप कह रहे हो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, आखिर इसका मतलब क्या होता है? देखो सिंथेटिक अपर्चर रेडार का मतलब यही है कि ये रेडार आपको जो है ना, यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करते हैं रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पे रेडार का इस्तेमाल होता है इंस्टेड ऑफ ऑप्टिकल सेंसर्स। तो जैसे रेडार इस तरह से हर एक चीज को करता रहता है, ठीक है, रेडार आपकी EM वेव्स भेजता है, वापस उसके पास आती हैं, तो उसके माध्यम से वो उसकी इमेज जनरेट करने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे धरती के सरफेस की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आपको यहाँ पे बनती हुई देखने को मिल जाएंगी। एंड ये क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर पाएगा, तो भाई बारिश का मौसम हो, कैसा भी मौसम हो, कोई दिक्कत नहीं है, सैटेलाइट बहुत अच्छे से काम करेगी और अच्छी अच्छी बहुत ही शानदार क्वालिटी इमेजेस हमारे सामने आएंगी। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी जो करंट सैटेलाइट्स है ना, उससे 3 गुना ज्यादा ये डेटा जनरेट करेंगे और इस वजह से हमें कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मिल पाएगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर एंटीना टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हुआ है, 12 मीटर उसका डायमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इसका फायदा क्या है इस पर्टिकुलर मिशन का? देखो बहुत सारे फायदे हैं। 12 दिनों के अंदर ये पूरी धरती को यहाँ पे कवर कर पाएगा, तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। खासकर अगर हम बात करें ना, हमारे डिजास्टर मॉनिटरिंग के अंदर ये बहुत हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये टेक्टोनिक मूवमेंट को भी मॉनिटर करता रहेगा, तो लैंडस्लाइड्स, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, उनकी डिटेक्शन के अंदर भी ना कुछ हेल्प हो सकती है। जैसे अर्थक्वेक को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल काम है, पर ये जो आपका निसार सैटेलाइट है ना, ये उसमें हेल्प कर पाएगा। तो भाई कल को आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का आपको आंसर लिखना है, उसमें आप इसका एग्जाम्पल डाल सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, किन एरियाज में कहीं ना कहीं पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, राइट, वो हम पता कर पाएंगे। इवन अगर हम बात करें ना, तो ये ग्राउंड को पेनिट्रेट भी कर पाएगा, तो नीचे ग्राउंड में कितना पानी है वो भी हम थोड़ा सा पता लग पाएंगे। उसके अलावा वेजिटेशन को मॉनिटर करना, स्नो कवर को देखना, तो एक्चुअली में ना क्लाइमेट स्टडीज उसमें ये हेल्प कर पाएगा। परमाफ्रॉस्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं समय के साथ, ठीक है, क्या चेंजेस आए हैं आइस के फॉर्मेशन के अंदर या आइस के कॉन्टेक्स्ट में, तो साइंटिस्ट को पता लगता रहेगा। स्नो कवर, वेजिटेशन कवर, उनके बारे में आइडिया लगता रहेगा, और साथ ही साथ फॉरेस्ट वगैरह को भी ये यहाँ पे मॉनिटर कर पाएगा। तो डेफिनेटली अलग अलग इसकी आपको एप्लीकेशन देखने को मिल जाती हैं। अब देखो पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि भारत और यूएसए, ठीक है, थोड़ा सा टैरिफ का मामला चल रहा है इंडिया और यूएसए के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप का जो मुद्दा था। बट अगर हम बात करें दोस्तों ये स्पेस सेक्टर की ना, तो यहाँ पर भाई कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल रहा है निसार सैटेलाइट के माध्यम से। इनफैक्ट ना पिछले दिनों के अंदर हमने डिस्कस किया था आपके आर्टेमिस मिशन को भी, है ना, हमने देखा कैसे हमारे जो शुभांशु शुक्ला जी हैं वो यहाँ पे नासा के साथ ही, मतलब उनके मिशन के साथ ही यहाँ पे गए। तो उस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि भारत और यूएस से काफी सारी चीजों में साथ में भी हैं, बट ये टैरिफ वाला मुद्दा थोड़ा सा यहाँ पे हमारे देशों के बीच में एक डिस्प्यूट का कारण अभी तक बना हुआ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ल्ड रिकॉर्ड 170 आर भारतनाट्यम परफॉर्मेंस। बड़ा ही इंटरेस्टिंग। एक यहां पर आप नोटिस कर पाओगे जो भारत की बेटी है रिमोना एविट पेरेरा, ठीक है, ये मंगलुरु से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 170 घंटे तक लगातार भारतनाट्यम परफॉर्म किया। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है, 170 घंटे कैसे हो सकते हैं? देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दरअसल में इसमें पता क्या था, हर 3 घंटे के बाद ये 15 मिनट का ब्रेक ले सकती थी, ठीक है, और हर रात, मतलब एक दिन में 24 घंटे के अंदर इनको 1 घंटा सोना अलाउड था। तो इस तरह से थी, तो मतलब तो आप नोटिस कर पाओगे इस तरह से इन्होंने लगातार एक हफ्ता रफली 170 घंटे तक इन्होंने भारतनाट्यम परफॉर्म किया। पिछला जो रिकॉर्ड था ना वो रफली 127 घंटे के आसपास का था, तो इन्होंने उसको भी बीट कर दिया। तो बहुत ही शानदार यहाँ पे इनकी जो एक अचीवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, और ऐसे ये पहली पर्सन बनी है ग्लोबली जिन्होंने ये फीट को अचीव किया है, ठीक है। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 साल की उम्र से ही उन्होंने भारतनाट्यम करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, एंड 2019 से ही 2019 में उन्होंने रंग प्रवेश यानी कि डेब्यू सोलो परफॉर्मेंस यहाँ पे कंप्लीट किया था। एंड पिछले कई सालों से
ये इसकी प्रैक्टिस कर रही थी कि किस तरह से 3-3 घंटे लगातार प्रैक्टिस करना है, फिर ब्रेक के बाद 15 मिनट की ब्रेक के बाद फिर से 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो पूरे टाइम जब ये 170 घंटे इस तरह से काम कर रही थी भारतनाट्यम, तो वहाँ पे डॉक्टर्स भी थे, एम्बुलेंस भी थे, तो 15 मिनट की जो ब्रेक मिलती थी तो उस समय उनको जांचा जाता था, राइट। और बीच में उसी टाइम में वो खाना पीना खाती थी। तो ये इस तरह से 170 घंटे उन्होंने भरतनाट्यम परफॉर्म किया। तो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, भरतनाट्यम को थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों भरतनाट्यम आप जानते होंगे, इसका ओरिजिनेशन हमें तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलता है, एंड ये भारत के ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेजेस सॉरी डांस फॉर्म में से आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग जानते हैं कि जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, तो उसमें इसका जो ओरिजिनेशन है वहां से ट्रेस किया जाता है। एंड अगर हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है अभिनय दर्पण बाय नंदिकेश्वरा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे भरतनाट्यम के बारे में जो टेक्निक्स वगैरह हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप और ध्यान में रखेंगे कि तंजौर की जब हम बात करते हैं ना, तो तंजौर में आपके 4 भाई देखने को मिलते थे, चिन्नैया, पुनैया, ठीक है, शिवनंद और वदिवेलु। तो ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने भरतनाट्यम और साथ ही साथ जो कार्नेटिक म्यूजिक है उसको यहाँ पर आगे बढ़ाने के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एंड अंडर द पैटर्नेज ऑफ राजा सरफोजी। ये जो आपका इसको तंजौर नाट्यम के नाम से भी जाना जाता है, और जो भरतनाट्यम है ये मोस्टली आपका एक सोलो डांस आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके अलावा ये एक हरिया स्टाइल को फॉलो करता है, यानी कि एक सिंगल डांसर ही होगा जो अलग अलग कैरेक्टर्स को यहाँ पे प्ले करेगा। फुटवर्क हो गया, जेस्चर्स, मुद्रा, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन, उन सब का यहाँ पे आपको इस्तेमाल होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली ना मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम बात करते हैं ना भरतनाट्यम की, ठीक है, तो ये वर्ड इस तरह से बना है। BHA का मतलब है भाव, भाव का मतलब होता है आपका एक्सप्रेशन, RA का मतलब होता है राग, राग का मतलब होता है मेलोडी, और TA का मतलब होता है ताल, ताल का मतलब होता है रिदम। तो इस पर्टिकुलर डांस के अंदर ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं। इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा ना, एक वर्ड होता है नृत्य, एक वर्ड होता है नृत्य, और एक वर्ड होता है नाट्य। जब मैं बात करता हूँ दोस्तों नृत्य की, नृत्य होता है प्योर डांस, ठीक है ना, नृत्य होता है एक्सप्रेसिव डांस जब होता है, और नाट्य का मीनिंग होता है आपका जो ड्रामा होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स आपको इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ भरतनाट्यम के अंदर आपको तांडव, तांडव आपका जो होता है वो थोड़ा मैस्कुलिन करेक्टर आपको देखने को मिलता है, विगर उसमें देखने को मिलेगा। लस्य जो होता है वो आपका फेमिनिन करेक्टर थोड़ा देखने को मिलता है, उसमें ग्रेस एलिमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मुद्रा के ऊपर फोकस रहता है यहाँ पे स्टोरी टेलिंग में, ठीक है ना। एंड साथ ही साथ यहाँ पर जो मूवमेंट्स है वो डांसिंग फ्लेम को रिजेंबल करती हैं, एंड इसीलिए इसको कई बार हम लोग फायर डांस के नाम से भी जानते हैं। बाकी इसमें जो नीज है वो बेंट रहती हैं, एंड वेट दोनों फीट्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। एक ना आप नोटिस कर पाओगे यहाँ पर जो स्टोरीज हैं वो हिंदू माइथोलॉजी से आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे लॉर्ड शिवा, लॉर्ड कृष्णा, उनके साथ आपको लिंक्ड अलग अलग आपको स्टोरीज यहाँ पे होती हुई देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट ना इसका जो अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकल में जाएं, तो टेम्पल्स के अंदर, ठीक है, जो देवदासीज थी, ठीक है, उनके द्वारा ये यहाँ पे परफॉर्म किया जाता था। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो रुक्मणी देव अरुणडेल जी हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट एक पर्सन है रिगार्डिंग भरतनाट्यम। तो ये कुछ बातें थी भरतनाट्यम के कॉन्टेक्स्ट में जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, काजीरंगा टाइगर रिजर्व को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली पता क्या हुआ, अभी काजीरंगा टाइगर रिजर्व जो कि असम के अंदर है, वहां पर एक रिपोर्ट रिलीज करी गई वहां पर, ठीक है। एंड उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि असम का जो काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे दुनिया की तीसरी हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा आपको पहले डेटा दे देता हूँ। एक्चुअली पता क्या है, अगर आप नोटिस करोगे टाइगर डेंसिटी, ठीक है, कि कितने एरिया में कितने टाइगर पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका के अंदर देखने को मिलती है। उसका दूसरा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, एंड टाइगर डेंसिटी में तीसरे नंबर के ऊपर आपको काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखना, ये मैं बात कर रहा हूँ टाइगर डेंसिटी के हिसाब से। अगर आप बात करें टाइगर की पॉपुलेशन के हिसाब से, तो भाई वहां पर जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ना उत्तराखंड में, वहां सबसे ज्यादा है 260 टाइगर्स। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है, एंड नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में थर्ड हाईएस्ट है। ये टाइगर पॉपुलेशन था, ठीक है, और जो पिछला हमने डिस्कस किया था वो टाइगर डेंसिटी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो अभी यहाँ पे सर्वे हुआ काजीरंगा टाइगर रिजर्व के अंदर, उसमें पाया गया 148 टाइगर रिजर्व हैं, यहाँ पे कुछ फीमेल्स हैं 83 के आसपास, एंड इसकी अच्छी खासी आपको टाइगर डेंसिटी देखने को मिल जाती है। अब एक चीज आप और ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर ना SECR स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। अब ये कैसा मेथड है,
देखो यहाँ पर ना कैप्चर रिकैप्चर मेथड होता है। जो इंडिविजुअल एनिमल्स हैं उनको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, उनकी जो स्पेशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, उसको यहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं। कहने का मतलब कि एक एनिमल की एक्टिविटी किस तरह से स्पेस के क्रॉस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम ना दरअसल में यहाँ पर एक तरह से पैसिव डिटेक्टर्स का हमने इस्तेमाल किया। पैसिव डिटेक्टर का मीनिंग ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा। आप कैमरा आपने एक जगह पे लगा के छोड़ दिया, अब कैमरास ने ऑटोमेटिकली उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, ठीक है। कई बार अकूस्टिक सेंसर्स वहां पे हम लगा देते हैं, RFID टैग्स वगैरह लग जाते हैं। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं डिटेक्शन स्टेशन तक चीजें हमारी पहुंच जाती हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट वहां पे नहीं होता। तो उस मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो पहली बार जो एस्टिमेशन हुआ था तो उस टाइम 1997 में 80 टाइगर यहाँ पे देखने को मिले थे, फिर ये बढ़ के 121 हो गए, फिर कम हो गए, फिर से 104 हो गए। अब ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से ये बढ़ चुके हैं, राइट। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे असम के अंदर देखने को मिल जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड उसके अलावा आपका दिफ्लू, मोरा दिफ्लू और मोरा धनसरी, यहाँ पर ये कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो इस पर्टिकुलर रिजर्व की बाउंड्री यहाँ पे फॉर्म करती हैं। बहुत अच्छी खासी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। खासकर अगर हम बात करें जो वन हॉर्न डायनासोरस है, वहां पर आपको अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। इसको 2007 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, एंड यहाँ पे ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा भी मिला हुआ है, ठीक है। तो क्या कारण है, क्यों इसकी पॉपुलेशन बढ़ी है? उसका कारण यही है कि इसकी हैबिटेट थोड़ी हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दी, रफली 200 स्क्वायर किलोमीटर हमने यहाँ पे एक्सपेंड कर दिया, और साथ ही साथ हमने प्रोटेक्शन भी अच्छे से किया है। जैसे फॉर एग्जांपल एनक्रोचमेंट पे रोक लगी है, फॉरेस्ट कनेक्टिविटी अच्छी कर दी, एंड साथ साथ सर्वे का तरीका भी हमारा बेहतर हुआ है। ये सब चीजों ने यहाँ पे हमारी मदद करी है, राइट। आगे आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारे सामने जो है वो है द बारबाडोस थ्रेड स्नेक के बारे में। देखो यहाँ पर आप पिक्चर में एक स्नेक देख पा रहे होंगे, राइट। ये स्नेक ना बहुत ही ज्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि इसको दुनिया का सबसे छोटा स्नेक माना जाता है। अब सिक्का देखते हो ना आप, क्वाइन क्वाइन, ठीक है ना, तो क्वाइन से भी छोटा, ऐसा बोलते हैं कि एक क्वाइन के ऊपर लगभग इस तरह के 3-4 सांप आ जाएंगे, इतना छोटा ये आपको स्नेक देखने को मिल जाएगा। अब सर चलो ये बात तो समझ आ गई, द बारबाडोस थ्रेड स्नेक दुनिया का सबसे छोटा स्नेक है, पर इसको हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमें पता बीच में लगा कि कहीं ये गायब तो नहीं हो गया, कहीं थ्रेड स्नेक दुनिया से खत्म तो नहीं हो गए। क्योंकि आप नोटिस करो, पिछला जो बारबाडोस थ्रेड स्नेक हमें देखने को मिला था वो 2006 में देखने को मिला था। 2006 के बाद अब जाके 2025 यानी कि 19 साल के गैप के बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला है। अब सर क्यों, इतना क्या दिक्कत है इसको यहाँ पे डिटेक्ट करना? इसका दिक्कत यही है, 2-3 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत तो यह है कि भाई इतना छोटा सा है, हमें पता ही नहीं लगता, ठीक है, कि इसको ढूंढना ही, मैंने बताया ना बिल्कुल ही छोटा सा है, बिल्कुल ही छोटा सा, एक कॉइन पे 3-4 आपके स्नेक आ जाएंगे, तो कैसे डिटेक्ट करोगे? बड़ा दिक्कत वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि ये जो स्नेक है ना, ये अपनी जिंदगी भर के अंदर सिर्फ एक ही एग देता है, तो इनकी पॉपुलेशन उस वजह से भी कम रहेगी। तो एक्चुअल में IUCN के अंदर ना इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड का यहाँ पे दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी कहाँ पाया गया? 2025 में करेबियन आइलैंड ऑफ बारबाडोस के अंदर यहाँ पे इसको रीडिस्कवर किया गया। तो आप नोटिस कर पाओगे इसकी थोड़ी सी पेल येलो इसकी आपको डॉर्सल लाइंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। देखो एक बात और इंटरेस्टिंग देखना, यहाँ पर ना इसकी हेड के साइड्स के ऊपर आपको इसकी आईज देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आईज होती जरूर हैं, पर आईज का साइज बिल्कुल ही छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल आपको देखने को मिल जाएगा। तो उस वजह से दिक्कत पता क्या आती है, इनकी आईज होती तो हैं पर आईज से इनको बहुत ज्यादा कुछ दिखता नहीं है, इमेजेस नहीं देख पाते। बस इतना है कि रोशनी कब है, अंधेरा कब है, उसको ये डिटेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं कि ये अंधे होते हैं, दे आर ब्लाइंड। आईज होंगी पर ब्लाइंड क्यों होंगे? क्योंकि आईज इस तरह से चेंजेस हो चुकी हैं समय के साथ, इन्होंने अडेप्टेशन कर लिया है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं बोरिंग यहाँ पे करनी पड़ती है। तो आईज बस इस तरह से सिर्फ लाइट सेंसिटिव होती हैं, बाकी अदरवाइज आईज का जो साइज है वो बहुत ही छोटा आपको देखने को मिल जाएगा। टर्माइट्स और आंट्स के ऊपर ये फीड करती हैं, एंड सिर्फ एक ही एग अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर यहाँ पे ये देती हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट देखो इनका रोल बन जाता है, ठीक है ना, सॉइल के अंदर इंसेक्ट पॉपुलेशन को बैलेंस करने के अंदर, राइट। और इसकी रीडिस्कवरी से कहीं ना कहीं हमें मदद मिलती है, ठीक है, कि जो स्पीशीज हमें नहीं देखने को मिलती उनके बारे में जानकारी भी हम थोड़ा सा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अंडरस्टैंड ये करना कि ये बारबाडोस में आपको देखने को मिलती है, और बारबाडोस है कहाँ पे? ठीक है, बारबाडोस आपको कैरिबियन में देखने को मिल जाएगा। अब बारबाडोस का जो ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर था वो कहीं ना कहीं जा चुका है, खत्म हो चुका है। इतना ज्यादा हमने एग्रीकल्चर किया है तो सारा का सारा बारबाडोस का जो ओरिजिनल फॉरेस्ट कवर था वो खत्म हो गया, केवल 2% यहाँ पे बचा हुआ है।
एंड आप नोटिस कर पाओगे सेम चीज हेती के साथ हुई है। हेती में तो बिल्कुल ही आपका फॉरेस्ट कवर ओरिजिनल जो था वो खत्म हो गया है। बारबाडोस में भी लगभग खत्म के नाम के ऊपर ही है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि का। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है ना, ये कहाँ पे कंडक्ट की जा रही है? इन ईस्ट सिक्किम। ठीक है, तो ये किसने कंडक्ट करी? ये इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करी। एक्चुअली आप नोटिस करना, कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे कि आपको बोल देगा कि इंडिया और यूएई ने करी, इंडिया और फ्रांस ने करी। नहीं भाई, ये इंडियन आर्मी की थी। इंडियन आर्मी ने यहाँ पे ना जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे एआई इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस हो गया, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, सेंसर टू शूटर सिस्टम। जो हमारी नई नई टेक्नोलॉजीज हैं उसमें डिसीजन मेकिंग कितनी तेजी से हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, वो सब चीजें करी गई। तो दरअसल में ना जो हमारे त्रिशक्ति कॉप्स हैं, ये इंडियन आर्मी का हिस्सा आपको देखने को मिलते हैं। इनके द्वारा यहाँ पर ये एक्सरसाइज ये कंडक्ट करी गई, जो कि हेडक्वार्टर है इन सुकना नियर द सिलीगुड़ी। ठीक है, तो इंडियन आर्मी की ये थी। जो हमारे एडवांस्ड वेपन्स हैं, यूएवीज, ड्रोन्स, उन सबको हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया और ये कोशिश करी कि कल को कुछ भी दिक्कत आती है, क्या आर्मी प्रिपेयर्ड है? क्या आर्मी प्रिपेयर्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए? क्या आर्मी प्रिपेयर्ड है इस तरह से सेंसर्स वगैरह के थ्रू डेटा इकट्ठा करने के लिए? क्या एरियल प्लेटफॉर्म्स का हम इस्तेमाल कर पाएंगे? यूएवी ड्रोन्स का हम सही तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? वो सारी चीजें हमने यहाँ पर एक्सरसाइज दिव्य दृष्टि के अंदर यहाँ पे कंडक्ट जो करी, उसमें हमने ये चीज चेक करी। नेक्स्ट हमारा सामने जो टॉपिक है वो है कामचाटका पेनिनसुला के बारे में। थोड़ा इसको भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले ना मैं आपको थोड़ी लोकेशन समझा देता हूँ। देखो ये है कामचाटका पेनिनसुला, यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, ये वाला जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, राइट। अब इसको ना रशिया के ये जो फार ईस्ट रीजन है वहां पर ये लोकेटेड है। ठीक है, आप इसके साइड में आप नोटिस कर पाओगे सी ऑफ ओक्सोक, ठीक है ना, एंड इसके ईस्टर्न साइड के अंदर आपको यहाँ पे बेरिंग सी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बीच में आपको ये लोकेटेड देखने को मिलता है। ये दरअसल में पैसिफिक ओशन है यहाँ पे। यहाँ पर आप नोटिस करना चाहो ना तो यहाँ पे आपको कोरल आइलैंड्स भी बीच में देखने को मिल जाएंगे। क्या आप लोग जानते हो कोरल आइलैंड्स पॉपुलर क्यों है? पॉपुलर पता क्यों है? क्योंकि भाई कोरल आइलैंड्स ना डिस्प्यूटेड है। किसके बीच में डिस्प्यूटेड है? अरे अगर मैप ढंग से देख रहे हो ना तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। ये इधर जापान है, ऊपर रशिया है, तो जापान और रशिया के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूटेड आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। एनीवेज, यहाँ हम बात किसी कर रहे हैं कामचाटका पेनिनसुला की। तो अभी ना भाई बहुत एक दुखद खबर हमें देखने को मिल रही है। 8.8 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल का एक बहुत ही पावरफुल अर्थक्वेक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब उस अर्थक्वेक की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे सुनामी अलर्ट्स आ चुके हैं जापान में, यूएसए में, रशिया में, राइट। तो इस वजह से हमें ये काफी कंसर्न हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा क्यों आते हैं भाई अर्थक्वेक वगैरह? उसका रीजन है भाई, सिंपल सा रीजन है। सिंपल सा रीजन है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर आप लोग जानते होंगे। रिंग ऑफ फायर एक ऐसा आपको यहाँ पे लोकेशंस देखने को मिलती हैं जहां पर दुनिया की अलग अलग जो प्लेट्स हैं वो यहाँ पे टकराती हैं। प्लेट्स के टकराने की वजह से आप लोगों ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है, एंड उसके बाद उसका एवोल्यूशन किस तरह से हुआ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्लियरली हमें यहाँ पे दिखाती है कि किस तरह से प्लेट्स के टकराने की वजह से सबडक्शन जोन्स हो गया, ठीक है, ओरेशियन प्लेट हो गया, आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गया, है ना, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिलीपींस प्लेट, ये अलग अलग प्लेट्स हैं। तो उससे आपकी सीस्मिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, एंड उस वजह से बहुत सारे अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन आपको देखने को मिलते हैं। लगभग ये रिंग ऑफ फायर 40,000 किलोमीटर तक यहाँ पे स्पेन करती है, और ये हॉर्स शू की तरह आपको इसकी शेप आपको देखने को मिल जाएगी। ये सब कारण है, ठीक है ना, रिंग ऑफ फायर के यहाँ पे होने के। तो कामचाटका भी उसी में आता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर लोकेटेड है, इसीलिए इसकी हिस्ट्री रही है 1952, 2006, 2020 में बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक यहाँ पे आए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लो, ठीक है। जैसे फार ईस्ट रशिया के अंदर लोकेटेड है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। 1200 किलोमीटर का लंबा नॉर्थ साउथ इसका एक्सपेंशन है, एंड 480 किलोमीटर ये वाइडेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कामचाटका रिवर यहाँ से जाती है, एंड यहाँ पे ना एक हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, क्लुचुस्का सोप्का। ये टालेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो आपको देखने को मिल जाएगा। तुंद्रा क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो विंटर्स हैं वो काफ़ी ठंडी आपको देखने को मिलती हैं, और लॉजिकल भी है क्योंकि आपके, ठीक है, लेटीट्यूड के हिसाब से वहाँ पर वैसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। हार्श टेरेन है, बायोडाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी खासी है, पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्केनोज आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड ये वॉल्केनोज ऑफ जो चमकाटका है वो आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते भी हैं, ठीक है। तो जापान की तरफ यहाँ पे, जो जापान के होकाइडो है उसकी तरफ यहाँ पे एक्सटेंड करता है, एंड ये टेरिटरी डिस्प्यूटेड आपको देखने को मिलती है, दैट इज योर कुरिल आर्किपेलागो, राइट।
तो ये कुछ बातें थी जो आज के सेशन में हमें डिस्कस करनी थी। अब दोस्तों बात करें अगर हमारे ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनके में से सही कौन सा है एंड गलत कौन सा है। एंड साथ ही साथ दोस्तों कल जो हमने डिस्कस किया था, इसका देखो समरस मॉडल तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे मैंशनड है, ये अपने आप में बिल्कुल सही है। टाइगर की दोस्तों अगर हम बात करें तो IUCN स्टेटस उसका क्रिटिकली एंडेंजर्ड ना होके बल्कि आपको एंडेंजर्ड देखने को मिलेगा, इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होगी। बात करें दोस्तों मेरा गांव मेरा धरोहर की, तो बिल्कुल इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये बिल्कुल यही है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने कमेंट लिखे थे, बहुत सारे बच्चे उड़ीसा से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ और जगह से भी, जो मैंने गाँव के नाम लिए थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उन्हीं गाँव से थे, दैट इज़ वेरी हैप्पी टू सी। एंड लास्टली दोस्तों अगर हम बात करें FIDE की, तो इसके हेडक्वार्टर्स ना वो आपको लुजान स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपका चौथा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। राइट दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।